नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम आ चुके हैं आपके चैप्टर 11 3D ज्योमेट्री पे। आज आपका पहला लेक्चर है बेटा, जिसमें आप सीखोगे डायरेक्शनल रेशियो एंड डायरेक्शनल कोसाइन और इनके बीच का रिलेशन। वैसे तो डायरेक्शनल रेशियो एंड डायरेक्शनल कोसाइन आप काफ़ी हद तक चैप्टर 10 में भी सीख चुके हो, बट यहाँ एक दो रूल आपको एक्स्ट्रा सीखने हैं। मैंने आपके एनसीईआरटी बुक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं प्लस जो प्रीवियस 15 ईयर के पेपर में पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है, उन सबको इकट्ठा कर दिया है बेटा। तो पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे ताकि हमारा एनसीईआरटी भी कवर हो जाए और साथ में प्रीवियस 15 ईयर के जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम हाथों हाथ कवर कर सकते हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे बेटा 11.1 के लिए, और देन हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 से। तो चलिए बच्चों, यहां से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला कॉन्सेप्ट लिखिए, डायरेक्शनल रेशियो क्या होता है, इसके बारे में पूरी नॉलेज लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन जो डायरेक्शनल रेशियो से रिलेटेड है वो हम कर सकें। ना केवल एक्सरसाइज 11.1 बल्कि फर्दर की जो एक्सरसाइज है वो भी आप इजीली कर सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो लिखिए बेटा रूल नंबर 1। सबसे पहला रूल नंबर 1 जो है वो हमारा है डायरेक्शनल रेशियो के ऊपर। सर ये डायरेक्शनल रेशियो होता क्या है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हम डायरेक्शनल रेशियो बोलते कैसे हैं। जो वेक्टर आपने पढ़ा था चैप्टर 10 के अंदर, जो वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट होते हैं बेटा, उसको डायरेक्शनल रेशियो के नाम से जाना जाता है। जो वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट होते हैं बच्चों, उनको हम डायरेक्शनल रेशियो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको याद दिला दूं, देखिए अगर आप लिखते हो बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, अगर आप ये लिखते हो वेक्टर फॉर्म में, तो इनके जो स्केलर कंपोनेंट है, इनके जो स्केलर कंपोनेंट है बच्चों, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल रेशियो। इट इज अ स्केलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट होता है उसको हम डायरेक्शनल रेशियो के नाम से जानते हैं। अच्छा, डायरेक्शनल रेशियो को आपको याद रखना है, इसको हम ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ABC। इट मींस ये जो है ये आपका A है, ये जो होगा ये आपका B होगा, और ये जो होगा ये आपका C होगा। तो सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए डायरेक्शनल रेशियो। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, इट इज अ स्केलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट होता है उसको डायरेक्शनल रेशियो बोलते हैं, और इसको ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, आप याद कीजिए कि ये चीजें आती कब थी, ये चीजें कब फाइंड होता था, आपको याद है? ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था? आपको x2 माइनस x1 निकालना पड़ता था। याद आया आपको? एक वेक्टर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या था? x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, x और z2 माइनस z1 k कैप। याद आ गया होगा आपको? तो इसका a का मतलब हुआ, a का मतलब है बेटा x2 माइनस x1। इट मींस अगर मेरे पे दो पॉइंट है, एक p पॉइंट है x1 y1 z1 और एक Q पॉइंट है बेटा x2 y2 z2। अगर मेरे पे दो डिफरेंट पॉइंट है तो मैं डायरेक्शनल रेशियो निकाल सकता हूं। कैसे? x2 माइनस x1 से, B निकाल सकता हूं बेटा y2 माइनस y1 से, और C निकाल सकता हूं बेटा z2 माइनस z1 से। और मुझे लगता है ये चैप्टर 10 में आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे। ये तो आपको पता ही था पहले ही, ये भी चीज आपको पता था कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से हम ABC, इट मींस हम डायरेक्शनल रेशियो फाइंड कर सकते हैं। 11 चैप्टर में एक चीज मुझे और समझ में आती है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है, कई बार कार्टेशियन फॉर्म दिया होता है। सर ये कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म होता है नॉर्मल, जैसे अब तक आप 10th क्लास तक इक्वेशन का फॉर्म XYZ के फॉर्म में लिखते थे, उसे कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। इसे बोलते हैं बेटा कार्टेशियन फॉर्म। इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। तो वेक्टर फॉर्म तो अभी आपने 10th में ही सीखा है, चैप्टर जो 10 था उसमें ही सीखा है आपने। और कार्टेशियन फॉर्म आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, अपने 9th में, 10th में, 11th में, इवन 12th का जो 4th चैप्टर था उसमें भी इस टाइप का इक्वेशन आपने सीखे थे। इसे कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं बेटा। तो बच्चों अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन हमें ऐसा दिया होता है कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इनके जो कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, x के साथ वाला, y के साथ वाला और z के साथ वाला, इसे भी डायरेक्शनल रेशियो ही बोलते हैं। इसको भी आप डायरेक्शनल रेशियो मान सकते हो। क्लियर हो गया? तो अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो भी आपको ABC मिल जाएगा, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो भी आपको ABC मिल गया, और अगर नहीं दे रखा हो तो ये फॉर्मूला है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम डायरेक्शनल रेशियो को निकाल सकते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना बेटा, ax
प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। डी फॉर डिस्टेंस होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे दूसरे एक्सरसाइज में। अभी हम डी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है डायरेक्शनल रेशियो। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म अगर आपको मान लो किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट मींस जो एक्स के जो कंपोनेंट होंगे, जो x का कंपोनेंट होगा वो a होगा, जो y का कंपोनेंट होगा वो b होगा, और जो z का कंपोनेंट होगा वो c होगा। इस तरह से आप डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हो। तो टोटल ओवरऑल प्रीवियस 15 ईयर के क्वेश्चन की बात करें या एनसीईआरटी की बात करें तो डायरेक्शन रेशियो के ये 3 कॉन्सेप्ट आने चाहिए। वेक्टर फॉर्म दे रखा हो तो जो i j k के जो स्केलर कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्शन रेशियो होगा। अगर आपको 2 डिफरेंट पॉइंट दिया हो, जैसे P और Q दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूले यूज करके डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। और इन केस अगर स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है तो स्केलर फॉर्म में भी आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, ABC इससे कंपेयर करके। क्लियर हो गया? ये था आपका डायरेक्शन रेशियो के जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे 12th स्टैंडर्ड में, वो सारा आपको बता दिया। नाउ अब आते बेटा रूल नंबर 2, डायरेक्शनल कोसाइन। तो यहां हम स्टार्ट करेंगे बच्चों रूल नंबर 2, डायरेक्शनल कोसाइन। डायरेक्शनल कोसाइन, और हम इसके बारे में बहुत कुछ पहले ही चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं। डायरेक्शनल कोसाइन को बेटा L, M और N से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय L, M, N। वैसे आप कोई भी चीज रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी फॉर्म में, बट क्योंकि हर बुक इसी तरीके से रिप्रेजेंट करती है तो हम भी एक पैटर्न लेके चलते हैं कि डायरेक्शनल कोसाइन जो है वो L, M, N है हमारा। नाउ एक चीज समझिए हमारी बात, पहला कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्शनल कोसाइन होता क्या है, हम किसे बोलेंगे डायरेक्शनल कोसाइन। वैसे तो ये बातें मैं आपको, अगर आपने चैप्टर 10 का मेरा वीडियो देखा होगा उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया है डायरेक्शनल कोसाइन होता क्या है, लेकिन मैं फिर से आपको बताता हूं, हो सकता है किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखा हो, तो चैप्टर 11.1 में भी आप समझ में लेगा कि डायरेक्शनल कोसाइन होता क्या है। समझिए बेटा, क्योंकि ये चैप्टर है 3D। 3D का मतलब है 3 एक्सेस होंगे आपके पास, एक x एक्सेस होगा, एक y एक्सेस होगा, एक z एक्सेस होगा। मान लीजिए x एक्सेस है, ये आपके पास y एक्सेस है और ये z एक्सेस है, ठीक है, और ये कोई प्लेन है, ठीक है बच्चों, ये कोई प्लेन है। जब कोई प्लेन x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, जी हाँ, कोई भी प्लेन जब तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम डायरेक्शनल कोसाइन बोलते हैं। इसको हम अल्फा बोल सकते हैं, इसको हम बीटा बोल सकते हैं, इसको हम गामा बोल सकते हैं। तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, मैं फिर से बोल रहा हूं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ बनने वाला जो एंगल होता है उसको डायरेक्शनल कोसाइन कहते हैं। कई बार ये भी बोलते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस और z एक्सिस को ना बोलकर आप इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल सकते हो। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है x, y, z एक्सिस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनने वाला जो एंगल होता है, कोऑर्डिनेट एंगल, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस के साथ जो बनने वाला एंगल होता है उसको हम डायरेक्शनल कोसाइन बोलते हैं। इसलिए बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है रूल नंबर 1, इसके अंदर रूल नंबर ए पार्ट बोल सकते हो, रूल नंबर 2 का ए पार्ट है ये। इसलिए L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos अल्फा। क्यों? क्योंकि x एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, और नाम क्या है? डायरेक्शनल कोसाइन। डायरेक्शनल कोसाइन क्यों पड़ा? कोसाइन हम किसको बोलते हैं? cos को बोलते हैं। याद है ना 10th क्लास में मैंने आपको बताया था cos पूरा नाम नहीं है, cos का पूरा नाम होता है कोसाइन। साइन का नाम आपको याद होगा, सिन नाम था, cos का कोसाइन, tan का टेंजेंट होता है, कोसेकेंट होता है, सेकेंट होता है, कोटेंजेंट होता है, ये इनके पूरे नाम होते हैं। हालांकि इनके शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो cos नहीं होता, कोसाइन होता है वो। तो क्योंकि यहां पे cos का फॉर्मूला यूज होता है इसको फाइंड करने के लिए, इसलिए इसको डायरेक्शनल कोसाइन नाम दे दिया गया। तो cos अल्फा का मतलब x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। m का फॉर्मूला होगा बेटा cos बीटा, यानी y के साथ बनने वाला एंगल, और n का फॉर्मूला होगा बेटा cos गामा, इट मीन z के साथ बनने वाला एंगल। x के साथ बनने वाला एंगल, y के साथ बनने वाला एंगल और z के साथ एंगल बनने वाला। तो बाई चांस मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको एंगल गिवन है कि भाई यहां भी 30 डिग्री बनना है, यहां भी 30 डिग्री बनना है, यहां भी 30 डिग्री बनना है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, cos 30 cos 30 cos 30 वैल्यू लिख लीजिए। अब एक के साथ 30 बनना है, एक के साथ 60 बनना है, एक के साथ 90 बनना है, तो क्या दिक्कत है? 30 60 90 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है जीवन में अगर आपको कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करना है। 11 12 क्वालिफाई हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है 11 12 पास होना, बट आपका ऑब्जेक्ट 12th पास होना नहीं है बच्चों। आपने कॉमर्स और साइंस इसलिए लिया था ताकि आप एक बड़े लेवल का जो एग्जाम है, जो एंट्रेंस एग्जाम है, उनको क्वालिफाई कर सको, और उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट काम आएगा। उसके लिए रट नहीं सकते आप, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है आगे जाकर, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। डायरेक्शनल कोसाइन का मतलब पता लग गया? डायरेक्शनल कोसाइन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। अब क्योंकि ये एंगल cos के फॉर्म में निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम डायरेक्शनल कोसाइन रखा गया। सेकंड,
चलिए मान लीजिए कि अब किसी को क्वेश्चन के अंदर आपको एंगल नहीं दिया हुआ, एंगल नहीं दिया हुआ, आपको डायरेक्शनल रेशियो दिया हुआ है। आपको अगर डायरेक्शनल रेशियो दिया हुआ है तो भी आप डायरेक्शनल कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा प्लस माइनस ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जी हाँ, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया हुआ, क्योंकि जो नहीं हर क्वेश्चन में एंगल ही आपको गिवन हो, एंगल नहीं दिया हुआ लेकिन डायरेक्शनल रेशियो दिया हुआ है। इन केस अगर डायरेक्शनल रेशियो दिया हुआ है तब भी आप डायरेक्शनल कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। एल का फॉर्मूला मिल गया। ऐसे एम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? तो प्लस माइनस बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और लास्ट एन, एन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? एन का फॉर्मूला होगा प्लस माइनस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हेयर आपके पास एल एम एन का दूसरा फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ गया। एल का फॉर्मूला, एम का फॉर्मूला और एन का फॉर्मूला। तो ये दो कॉन्सेप्ट तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हर बच्चे को पता होना चाहिए। नाउ कि आगे बढ़ जाए बेटा, अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है। यहां पे एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है। कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर अगर मैं उठा के देखूं 15 साल के, तो मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले जिसमें दो डायरेक्शनल कोसाइन दिए हुए, तीसरा फाइंड करना है। अब फंस गए आप, भाई दो डायरेक्शनल कोसाइन हमारे पास है, तीसरा फाइंड करना है। तो तीनों के बीच एक रिलेशन होता है, तीनों डायरेक्शनल कोसाइन का एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कि तीनों के स्क्वायर का जो सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है। और ऐसा आप कई क्वेश्चन में कर भी चुके हो चैप्टर 10 के अंदर। तीनों डायरेक्शनल कोसाइन के स्क्वायर का जो सम होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो हम बोल सकते हैं बेटा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। जी हाँ, और ये बहुत मेजर फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका यूज कब करेंगे? जब दो वैल्यू हमें गिवन हो और तीसरी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी ना, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले तो हर किसी को पता होना चाहिए डायरेक्शनल कोसाइन के बारे में। क्या सबको समझ में आ गया बेटा? इन केस अगर आपको थीटा दिया हुआ है तो पहला फॉर्मूला, डायरेक्शनल रेशियो दिया हुआ है सेकंड फॉर्मूला, दो डायरेक्शनल कोसाइन पता है तीसरा नहीं पता तो थर्ड, या तीनों के बीच रिलेशन की जरूरत पड़े तो ये वाला फॉर्मूला। उसके अलावा अगर मैं कुछ क्वेश्चन देखूं जो कुछ क्वेश्चन पेपर बड़े हार्ड आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों के अंदर डायरेक्शनल कोसाइन को ना ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके एनसीईआरटी बुक में केवल एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बात लिखी हुई है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। ये फोर्थ जो है बड़ा मुश्किल से मिला, हर क्वेश्चन को बहुत ऑब्जर्व किया जाए तो मिलता है। इन केस मान लीजिए बच्चों कि आपको इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है। अभी भी मैंने आपको कहा था अगर कार्टेशियन फॉर्म दिया होता है तो इसको डायरेक्शनल रेशियो बोलते हैं ना, यही बोला था मैंने आपको। बट बच्चों अगर आपको बाई चांस डायरेक्शनल कोसाइन की जरूरत पड़ जाए, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर डायरेक्शनल कोसाइन की जरूरत पड़ जाए तो स्पेशली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जब आपको क्वेश्चन, जब अभी बुक के क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आप देखोगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ये जो होता है ना ए बी सी नहीं होकर, ये ए बी सी ना होकर एल एम और एन माना जाता है। अब ये कब माना जाएगा ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, जब हम थोड़े आगे बढ़ जाएंगे, 2-3 एक्सरसाइज कर लेंगे तब आपको समझाऊंगा। क्योंकि यहां पर डायरेक्शनल कोसाइन का कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा था, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस कॉन्सेप्ट को भी लिया हूं। तो कंपटीशन एग्जाम में ये चीजें जरूरत पड़ जाती है, वहां पर डायरेक्शनल रेशियो नहीं है, यहाँ पर डायरेक्शनल कोसाइन हम इसको ले सकते हैं। क्यों लेंगे उसका रीजन में क्वेश्चन में आपको साथ बताऊंगा। तो ये था आपका पहले एक्सरसाइज का सारे कॉन्सेप्ट, जिसमें डायरेक्शनल रेशियो और डायरेक्शनल कोसाइन के आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो ना केवल एनसीईआरटी का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, बल्कि जो प्रीवियस 15 साल के पेपर हैं, अगर उन क्वेश्चनों को उठाओगे डायरेक्शनल रेशियो एंड डायरेक्शनल कोसाइन से रिलेटेड, तो वो भी आप कवर कर लोगे। तो चलिए इन कॉन्सेप्ट के बेस पे आप पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 11.1 से। चलिए बच्चों, सभी कॉन्सेप्ट समझने के बाद 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपसे क्या कहता है, पढ़िए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री, अगर कोई लाइन तीनों एक्सेस के साथ एंगल बनाता है, 90 के साथ, 135 और 45 के साथ, विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, तीनों एक्सेस के साथ। और बच्चों मैंने अभी आपको बताया था डायरेक्शनल कोसाइन का मतलब, डायरेक्शनल कोसाइन का मतलब यही होता है कि हम कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ कौन सा एंगल बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ ये तीन एंगल बन रहा है 90, 135 एंड 45। तो फाइंड इट्स डायरेक्शनल कोसाइन। तो आपसे डायरेक्शनल कोसाइन पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको एंगल गिवन है, हियर इज द एंगल आपको गिवन है, तो आपको परेशान होना ही नहीं चाहिए। डायरेक्शनल कोसाइन का जो एंगल वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था वो हम यहां लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, लेट एल एम एन आर डायरेक्शनल कोसाइन। हमने मान लिया कि हमारा एल एम एन जो है वो डायरेक्शनल कोसाइन है। नाउ एल का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था बेटा कॉस अल्फा, एम का फॉर्मूला बताया था बेटा कॉस बीटा,
और n का फॉर्मूला बताया था बेटा कॉस गामा, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो कॉस अल्फा, अल्फा क्या है बेटा, अल्फा जो है वो आपके पास 90 डिग्री है, 90, और cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है। cos बीटा, बीटा क्या है बेटा 135, 135, तो cos 135, अच्छा 135 का आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 135 की डायरेक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको तोड़ लेंगे बेटा, cos 180 माइनस 45 है ना, 135 को ऐसे तोड़ोगे ना 180 माइनस 45, और कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है बेटा पाई, पाई में से माइनस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, पाई में से माइनस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये आ जाएगा माइनस cos 45, माइनस cos 45, माइनस cos 45, माइनस क्यों आया पता लग गया बेटा, माइनस क्यों आया बच्चों, क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, और cos 45 की वैल्यू -1/√2, तो ये आपका सेकंड आंसर आ गया, ठीक है बेटा। नाउ गामा की बात करें, cos गामा, गामा देखते हैं, गामा क्या था, गामा आपका 45 था, तो यहां तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, cos 45 की वैल्यू 1/√2 आ गया, तो तीन डायरेक्शनल कोसाइन आपके पास है, देखिए यहां पे L की वैल्यू आपके पास 0 आ गया, M की वैल्यू क्या है बेटा, M की वैल्यू -1/√2 है, और जो n की वैल्यू है वो आपका 1/√2 है, तो इसे ही डायरेक्शनल कोसाइन बोलते हैं। यहाँ पे डायरेक्शनल कोसाइन का आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाना चाहिए कि तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे ही डायरेक्शनल कोसाइन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड द डायरेक्शनल कोसाइन, पहले ही आपसे बोल दिया गया है भाई डीसी फाइंड करो, डायरेक्शनल कोसाइन फाइंड करो किसी लाइन का विच मेक्स इक्वल एंगल, इक्वल एंगल, देखिए इक्वल एंगल यानी तीनों एंगल इक्वल है, अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल इक्वल है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपको क्लियरली बोल दिया बेटा कि इक्वल एंगल है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा, लेट एल एम एन आर डायरेक्शनल कोसाइन, डायरेक्शनल कोसाइन, और आपको क्लियरली बोल दिया कि तीनों इक्वल एंगल बनाता है, इट मींस एल जो है वो एम के बराबर होगा और एन इक्वल होगा, तीनों इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल एंगल बनाता है तो तीनों की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर हो गया बेटा, तीनों जो है वो इक्वल एंगल बनाता है, इक्वल एंगल बनाएगा यानी cos अल्फा cos बीटा cos गामा, तीनों की अल्फा बीटा गामा इक्वल होगा तो एलिमेंट की वैल्यू इक्वल होगी, तो तीनों की वैल्यू इक्वल है। नाउ यहां पर हम हेल्प लेंगे, जो रिलेशन होता है डायरेक्शनल कोसाइन के एलिमेंट के बीच का जो रिलेशन आपको बताया था उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और रिलेशन मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चों कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो किसी एक को बदल लो किसी एक फॉर्म में, L स्क्वायर की जगह L स्क्वायर, हम M की जगह भी L स्क्वायर ही लिख सकते हैं और हम N की जगह भी L स्क्वायर ही लिख सकते हैं क्योंकि तीनों इक्वल हैं, तो L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर 3L स्क्वायर इक्वल टू 1, L स्क्वायर इक्वल टू 1, 3 आ जाएगा आपका डिवाइड में, स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट, तो L इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ये आपके L की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि तीनों इक्वल है, तीनों की वैल्यू इक्वल है, L M N तीनों की इक्वल है, और आपने L फाइंड कर लिया, तो अगर L फाइंड कर लिया तो अल्टीमेटली M और N भी यही आएगा क्योंकि तीनों इक्वल हैं, तो हमारे पास तीनों की डायरेक्शनल कोसाइन की वैल्यू आ गई, तो हम लिख सकते हैं हेंस L इक्वल टू M इक्वल टू N, और तीनों की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1/√3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया, समझ, बिल्कुल आसान था भाई, तीनों जो थे तीनों इक्वल थे, तीनों के बीच रिलेशन फॉर्मूला लगा दिया, तीनों को L स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, L की वैल्यू आ गई, जो L की वैल्यू होगी वही हमारी रिक्वायरमेंट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शनल रेशियो, ओके डायरेक्शनल रेशियो आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में डायरेक्शनल रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है, और वो डायरेक्शनल रेशियो क्या है बेटा, तो -18, 12 and -4, here's the directional ratio is given, that is -18, 12 and -4, this is the directional ratio. Then what are the directional cosine? और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम डायरेक्शनल रेशियो से डायरेक्शनल कोसाइन को निकालना जानते हैं, ये आपके लिए A होगा, ये आपके लिए B होगा और ये आपके लिए C होगा, क्योंकि डायरेक्शनल रेशियो को हम मोस्टली ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्शनल रेशियो से डायरेक्शनल कोसाइन में निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्लस माइनस A अपॉन में √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, आपको याद होगा, तो यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा, लेट ABC आर डायरेक्शनल रेशियो, हमने मान लिया कि ABC जो है वो डायरेक्शनल रेशियो है, तो A की वैल्यू क्या है, पढ़िए A की वैल्यू क्या है बच्चों, -18, B की वैल्यू क्या है बेटा, B की वैल्यू आपके पास 12 है, तो B आपका 12 हो जाएगा, और C की वैल्यू जो है वो आपका -4 है, तो C की वैल्यू -4, तो आपको डायरेक्शनल रेशियो गिवन है, डायरेक्शनल रेशियो आपको गिवन है, और आपको फाइंड करना है डायरेक्शनल कोसाइन, तो लेट L M N
आर डायरेक्शनल कोसाइन। डायरेक्शनल कोसाइन हमने मान लिया एल एम एन जो है डायरेक्शनल कोसाइन है। तो एल का फॉर्मूला याद कीजिए, मैंने आपको सिखाया था प्लस माइनस ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मैंने आपको सिखाया था, याद है ना आपको? प्लस माइनस ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। क्या मैं स्टार्ट करूं बेटा? तैयार हो सारे बच्चे? चलिए, ए की वैल्यू क्या दिया बेटा? ए की वैल्यू -18, तो ए की जगह -18 आ जाएगा अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर -18 का स्क्वायर 324, 324 होता है। बी स्क्वायर, बी क्या है? 12, 12 का स्क्वायर 144 होगा और प्लस में सी स्क्वायर, सी क्या है? -4, ये आपका 16 आ गया। तो -18 अपॉन में अंडर रूट, तीनों को ऐड कर लेते हैं। चलिए, तो 6 और 4 10 और 4 14, 1 बन गया, 2 6 और 2 8, 8 आ गया बेटा। उसके अलावा 3 और 1 4, 484, 484 और 484 जो होता है वो 22 का स्क्वायर होता है। तो -18 अपॉन में 22 कैंसिल कर लो, तो -9 अपॉन में 11, ठीक है बेटा? -9 अपॉन 11 जो है ये आपका एल आ गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इसलिए कहता हूं वीडियो के स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट को समझ लो। एम का फॉर्मूला होता है बेटा प्लस माइनस बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, ये चीज बार बार फाइंड करनी, ये निकालने की जरूरत नहीं, एक बार निकाल लिया बहुत है। बी क्या है? बी देखिए, बी आपका 12 है और इसकी वैल्यू 22 आया था। सॉरी बेटा, इसकी वैल्यू आपने 22 फाइंड कर लिया था, तो ये बार बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कैलकुलेट कर लोगे, मोर देन इनफ है। 22 आ गया, 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 अपॉन में 11 आ जाएगा। और लास्ट आप n फाइंड करने वाले हो, n का फॉर्मूला प्लस माइनस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, कई बच्चे इससे कंफ्यूज आते हैं, सर आप प्लस माइनस लिख रहे हो तो फिर यहाँ प्लस माइनस कहाँ चला गया? कई बच्चे ऐसा कंफ्यूजन करते हैं। बेटा प्लस माइनस हम इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि जो स्क्वायर होता है ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो इधर आके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम प्लस माइनस रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप हर बार प्लस माइनस लिखोगे। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में लिखोगे। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे और नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। बस ये फॉर्मूले का पार्ट है कि पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ये मतलब है इसका। आप इसको साथ में नहीं ले जाओगे। तो सी देखिए, सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू -4 है, तो हेज द -4 अपॉन में 22, 2 से कैंसिल कर लो, तो -2 अपॉन में 11 इज द वैल्यू फॉर द एन। सो आपके पास तीनों डायरेक्शनल कोसाइन आ गया, आपके पास एल आ चुका है, एम आ चुका है और आपके पास एन आ चुका है। एल की वैल्यू क्या था? -9 अपॉन 11, एम की वैल्यू आपके पास 6 अपॉन 11 और एन की वैल्यू आपके पास -2 अपॉन 11। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, आपको शोर करना है तो 3 पॉइंट है ए, बी और सी, ये तीनों पॉइंट जो है बेटा कॉलिनियर है। अच्छा एक मिनट, यहां आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कॉलिनियर प्रूफ करने के ना डिफरेंट मेथड है, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है और अदर बुक में भी दिया हुआ है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉलिनियर कौन सा मेथड से प्रूफ करना चाहते हो। बट एज अ टीचर मैं आपको ये एडवाइस दूंगा बेटा कि एक ही मेथड याद रखो पेपर तक के लिए, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी तो आप घर में बैठकर आराम से चाय कॉफी खाना खाते हुए वीडियो देख रहे हो, आराम से पढ़ रहे हो रिलैक्स होके, बट पेपर का प्रेशर जो थोड़ा डिफरेंट होता है, वहां अगर आप बहुत सारे मेथड पढ़ के जाओगे ना एक चीज का, तो वो कंफ्यूज हो सकते हो। तो कॉलिनियर का आपको याद होगा, मैंने पिछले एक्सरसाइज में प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि कैसे हम कॉलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। ए बी का मैग्नीट्यूड बी सी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा ए सी के मैग्नीट्यूड का। आपको याद होगा, ये बात मैंने आपको बताया था कि किसी दो मैग्नीट्यूड का जो सम होता है वो तीसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, तो कॉलिनियर होता है। हालांकि इसका कॉलिनियर प्रूफ करने का दूसरा मेथड एक और है, अब मैं बता देता हूं बट मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो कि उसमें एक ही मेथड को थ्रू आउट द पूरा चैप्टर में याद रखे। डिफरेंट मेथड आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। नाउ दूसरा मेथड ये है कि आप इन दोनों का रेशियो निकाल लो। एक मेथड तो वो है जो मैं मैग्नीट्यूड वाला है, मैं मैग्नीट्यूड से ही कराऊंगा, बट अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो कि सर दूसरा मेथड भी बता दो, बाई चांस हमें अप्लाई करना पड़े, अप्लाई कर लो, तो बच्चों कॉलिनियर प्रूफ करने का एक और मेथड होता है। क्या मेथड होता है कि इन दोनों का डायरेक्शनल रेशियो, डायरेक्शनल रेशियो तो हम सबको आता है, 2 पॉइंट का डायरेक्शनल रेशियो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, इन दोनों का डायरेक्शनल रेशियो और इन दोनों का जो डायरेक्शनल रेशियो आएगा ना वो प्रोपोर्शनल आएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर 1 2 3 आता है तो 2 4 6 ऐसा करके कोई मल्टीप्लाई होगा कोई नंबर में। तो ए बी का डायरेक्शनल रेशियो और बी और सी का डायरेक्शनल रेशियो जो होगा ना प्रोपोर्शनल होगा, तो उससे भी कॉलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। आप अगर ट्राई करना चाहो तो एक काम करो, ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, 2 पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो आपको आता है,
बी सी का डायरेक्शनल रेशियो निकाल के देखो, आप पता लग जाएगा प्रोपोर्शनल का मतलब कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हो रही होगी पहले में या दूसरे में। तो इस तरीके से भी आप कॉलिनियर प्रूफ कर सकते हो, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड वाले मेथड से फॉलो करूंगा क्योंकि वही चीज मैंने आपको चैप्टर 10 में भी सिखाया था, और शायद मिसलिनियस का जो 10 चैप्टर का मिसलिनियस का 8th क्वेश्चन था वहां भी कॉलिनियर मैंने ऐसे ही प्रूफ किया था, एक्सरसाइज में भी मैग्नीट्यूड से ही बताया था। तो मैं इस क्वेश्चन को भी बेटा मैग्नीट्यूड से ही प्रूफ करा रहा हूं, आप चाहो तो डायरेक्शनल रेशियो का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बेटा, दोनों मेथड बता दिया, बट मैं मैग्नीट्यूड को फॉलो कर रहा हूं क्योंकि मैं इस मेथड को पहले ही बता चुका हूं, तो मैं बार बार 10 मेथड आपको नहीं बताऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो पेपर के अंदर, बिल्कुल सटीक एक लक्ष्य हो, एक टारगेट हो, एक क्वेश्चन को करने का। नाउ चलिए पहले 3 पॉइंट ले लेते हैं बेटा, जो 3 डिफरेंट पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बात हो रही है ए पॉइंट क्या है बेटा? ए पॉइंट आपके पास है 2 3 4। बी पॉइंट आपके पास है -1 -2 और 1, और सी पॉइंट आपके पास है बेटा 5 8 और 7। ये 3 पॉइंट है। नाउ ठीक है, इसे हमें कॉलिनियर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए बी वेक्टर, और 2 पॉइंट का वेक्टर हम सबको आता है x2 - x1। फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करें तो -3 i कैप, सेकेंड में से सेकेंड को माइनस करेंगे तो -5 j कैप, और थर्ड में से थर्ड को माइनस करेंगे तो -3 k कैप। और इसका मैग्नीट्यूड निकालो बेटा, -3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25, और -3 का स्क्वायर आपका 9, सबको प्लस कर लो √43। क्लियर हो गया? 43 किसी का पेयर होता नहीं है तो छोड़ दो ऐसे एज इट इज। ठीक है, एक तो आ गया। नाउ बीसी वेक्टर फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करूंगा तो यह आ जाएगा 6 i कैप, सेकेंड में से सेकेंड माइनस करूंगा तो +10 j कैप, और थर्ड में से थर्ड माइनस करूंगा तो +6 k कैप। नाउ बीसी वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूं बेटा। क्लियर है? तो 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा। सबको ऐड कर लूंगा 172, और 172 का अगर फैक्टर करें 2 2 और 43 तो ये आ जाएगा आपका 2√43। करके देख लेना बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर ना हो तो यही आएगा। चलिए एसी वेक्टर फाइंड करता हूं बेटा। एसी वेक्टर फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करें, 5 में से 2 माइनस करा 3 i कैप, सेकेंड में से 8 चल भाई कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, रिलैक्स, अभी खत्म नहीं हुआ। 8 में से माइनस करेंगे 3 को तो +5 j कैप, और 7 में से माइनस करेंगे 4 को तो 3 k कैप। सो AC का मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करने वाला ना, तो ये आएगा बेटा 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर आपका 9, 9 25 और 9 अगेन 43। देखिए आ गया ना? अब इन दोनों का सम इसके इक्वल है ना, इन दोनों का सम इसके इक्वल है, इन दोनों का सम इसके इक्वल है। पता लग गया? तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब यहां पे देखो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और प्लस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी फर्स्ट और थर्ड का जो सम है वो इक्वल है बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। और ये पहचान होती है, अगर दो मैग्नीट्यूड का सम तीसरे मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है तो पहचान होती है कॉलिनियर की। ये बात बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, तो यहां लिख सकते हैं हैंस ए बी सी आर कॉलिनियर। ये ए बी सी जो है कॉलिनियर आ गया। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो कि सर डायरेक्शनल रेशियो वाला कॉन्सेप्ट भी बता दो तो मैं वो भी आपको सिखा देता हूं। आप कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों का डायरेक्शनल रेशियो निकालो, ए बी का डायरेक्शनल रेशियो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तो ये आएगा मेरे सामने लिखा हुआ है, देखिए मेरे सामने लिखा हुआ ये आएगा डायरेक्शनल रेशियो, है ना, यही आएगा। और फिर BC का डायरेक्शनल रेशियो आप निकालोगे तो ये आएगा, देखो 6 10 और 3 6। अब इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूंगा ना, ध्यान से देखो, अगर इसमें से कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से -2 कॉमन ले लूं ना, -2 कॉमन लूंगा तो बिल्कुल यही चीज आ जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा, -2 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा, -2 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा। तो अगर -2 कॉमन ले लूं तो बिल्कुल सेम चीज आएगा। यही मैं आपसे कह रहा था कि आप डायरेक्शनल रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। AB का डायरेक्शनल रेशियो, BC का डायरेक्शनल रेशियो एक दूसरे का प्रोपोर्शनल आता है, तो वो भी कॉलिनियर का ही पहचान होता है। तो दोनों मेथड आपको बता दिए, जो अच्छा लगे उससे करना। मैंने आपको ये मेथड इसलिए बताया क्योंकि 10 चैप्टर में आप ये मेथड सीख के आ चुके हो। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फाइंड द डायरेक्शनल कोसाइन। ठीक है, हमें डायरेक्शनल कोसाइन फाइंड करना है ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के वो वर्टिसेस। अच्छा ठीक है, आपको क्या हुआ कि आपको ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस आपको गिवन है। आप ऐसा समझिए,
मैं आपको तरीका बता देता हूं, ए बी और सी। तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। आपके पास ए बी सी दिया हुआ है और आपसे ना डेक्सल कोसाइन पूछा जा रहा है कि डेक्सल कोसाइन बताओ। तो क्या दिक्कत है, पहले ए बी का डेक्सल रेशियो निकालेंगे, पहले ए बी का डेक्सल रेशियो फिर डेक्सल कोसाइन, बी सी का डेक्सल रेशियो देन डेक्सल कोसाइन, ए सी का डेक्सल रेशियो देन डेक्सल कोसाइन। आराम से निकाल सकता है। नहीं आया समझ में बेटा? दोबारा बताओ, ए बी का डेक्सल रेशियो याद है ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ए बी का डेक्सल रेशियो आएगा, फिर डेक्सल कोसाइन वही एल एम एन का फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस माइनस ए अपॉन बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला था वो लगा दोगे। ऐसे बी सी का डेक्सल रेशियो फिर उसका कोसाइन, ए सी का डेक्सल रेशियो फिर उसका कोसाइन। तो हम किसी भी तरीके से तीनों को आंसर निकाल सकते हैं। चलिए वन बाय वन मैं भी आपको सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। ट्रायंगल बना लो या फिर आप ऐसे लिख लो तो भी चल जाएगा। ट्रायंगल बनाना चाहो तो बना लो। ए आपको दिया बेटा 3, 5 और -4। बी आपको दिया हो बेटा -1, 1 और 2। और सी आपको दिया हो बेटा -5, -5 और -2। ये 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करें। पहले डायरेक्शनल रेशियो निकालो ए बी का डायरेक्शनल रेशियो। तो डायरेक्शनल रेशियो ऑफ ए बी का डायरेक्शनल रेशियो निकालना। ठीक है बेटा, डायरेक्शनल रेशियो ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, -1 में से -3 करो तो -4 आ जाएगा। यहीं पे कर दो, आमने सामने कर दो, यहीं पे लिख देता हूं ना, यहां नीचे लिखने की जरूरत क्या है, छोड़ो यहीं पे लिख देता हूं। डैक कर सकते हो आप, फॉर्मूला पता है ना सबको, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो -1 में से -3 करोगे -4 आएगा, 1 में से 5 को माइनस करोगे -4 आएगा, और 2 में से -4 करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये डायरेक्शनल रेशियो आ गया। नाउ डायरेक्शनल कोसाइन, हाँ तो डायरेक्शनल कोसाइन निकाल लेते हैं। डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ ए बी, डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ ए बी का डायरेक्शनल कोसाइन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, फॉर्मूला याद है एल का फॉर्मूला क्या था? प्लस माइनस ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो प्लस माइनस ए क्या है बेटा? -4 है, और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर तो 16, बी स्क्वायर अगेन 16, सी स्क्वायर 36। तो ये आ जाएगा -4। इसको सॉल्व करो, 16 और 16 32 हो गया, 16 16 32 हो गया, और 36 ऐड कर लो बेटा, 6 और 2 8, 68 हो जाएगा बेटा, है ना, 68 हो जाएगा। अब 68 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, पेयर निकालना पड़ेगा बाहर। तो चलिए बाहर निकालते हैं बेटा। 17, 2 अंडर रूट 17 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 17, यह आ जाएगा 2 अंडर रूट 17। फैक्टर का देखना 2 का पेयर बनेगा इसका, तो 2 अंडर रूट 17, तो कैंसिल हो रहा है ना, -2 आ गया। तो L आ गया बेटा, L की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -2 अपॉन में अंडर रूट 17, ये आ गया L। अब M के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लगाना, वैल्यू पुट करना है, प्लस माइनस B अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। B क्या है देखिए, B क्या है बेटा? B की वैल्यू देखिए, B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू -4 है, -4 अपॉन में 2 अंडर रूट 17, तो -2 अपॉन में अंडर रूट 17, ये आ गया M। और N के लिए प्लस माइनस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लो। C क्या है बेटा? C देखो, C क्या है? C है आपका 6 आया था, C आपका 6 आया था, अपॉन में 2 अंडर रूट 17, 2 को 6 से कैंसिल करो तो 3 अपॉन में अंडर रूट 17। देखिए आपके पास आ गया ना डायरेक्शनल कोसाइन, ये L आ गया, ये L आ गया, ये M की वैल्यू हो गई और ये N की वैल्यू हो गई। ये किसके लिए? ये डायरेक्शनल कोसाइन आपने अभी ए बी का निकाला है, बस अभी आपने डायरेक्शनल कोसाइन केवल ए बी का निकाला है। क्लियर हो गया? स्टेप समझ में आ गया बेटा? मेरे स्टेप पे फोकस करो। पहले ए बी का डायरेक्शनल रेशियो, देन ए बी का डायरेक्शनल कोसाइन। अब यही चीज यहां भी अप्लाई होने वाली है, पहले बी सी का डायरेक्शनल रेशियो और देन बी सी का डायरेक्शनल कोसाइन। तो चलिए अब बी और सी उठा लेता हूं मैं, सेकंड पार्ट कर रहा हूं बेटा इसका, बी और सी ले लेता हूं। बी क्या था? बी आपके पास है बेटा -1, 1 और 2, और सी आपके पास है -5, -5 और -2। ठीक है बेटा?
पहले डायरेक्शनल रेशियो निकालो बेटा ए बी का, डायरेक्शनल रेशियो ऑफ ए बी का डायरेक्शनल रेशियो, -5 में से -1 करोगे, -5 में से -1 +1 हो जाएगा, -4 आएगा, -5 में से -1 करोगे -6 हो जाएगा, और -2 में से -2 करोगे तो -4 हो जाएगा। ये आपका डायरेक्शनल रेशियो आ गया। अब डायरेक्शनल कोसाइन, अब आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला आप एक बार दिखा चुके हो। डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ ए बी क्यों लिखा बेटा, अब तो BC फाइंड कर रहे हैं ना हम। डायरेक्शनल रेशियो ऑफ BC और डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ BC, ठीक है बेटा। अब हम BC का डायरेक्शनल कोसाइन निकालने वाले हैं, तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला एक बार हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। जब हमने ये वाला पार्ट किया था फॉर्मूला लिख दिया ना, तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, तो डायरेक्ट सॉल्व करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सॉल्व करना। क्या है, -4 अपॉन में यही आएगा सेम, -4 का स्क्वायर आपका आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, तो शायद सेम ही आएगा, यही आया था ना शायद, 16 16 36, हाँ जी सेम आएगा बेटा, बिल्कुल सेम यही आएगा। 2√17, फिर ऐसे दूसरा आ जाएगा -6 अपॉन में 2√17, और तीसरा आ जाएगा -4 अपॉन में 2√17। कैंसिल कर लो, कैंसिल हो रहा है नहीं, कैंसिल करो, तो -2 अपॉन में √17, ये कैंसिल हो रहा है, तो -3 अपॉन में √17, और ये भी कैंसिल हो रहा है, तो -2 अपॉन में √17। तो ये दूसरे का आ गया बेटा BC का, बिल्कुल बिल्कुल सामने है। पहले डायरेक्शनल रेशियो निकाल लो और फिर डायरेक्शनल कोसाइन निकाल लो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, क्योंकि बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार में आप सॉल्व कर सकते हो। ये डायरेक्शनल कोसाइन आ गया। नाउ अब हम AC की बात करेंगे, ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट। अब AC के बारे में बात करेंगे। A से लेकर B, B से लेकर C, C से लेकर A, CA की बात करेंगे बेटा। C क्या है, C आपके पास है -5 और -2, और A क्या है बेटा, A आपके पास है 3 5 और -4, ये है, ठीक है बेटा। तो CA, तो पहले डायरेक्शनल रेशियो निकाल लो, डायरेक्शनल रेशियो ऑफ CA का डायरेक्शनल रेशियो निकालेंगे। 3 में से माइनस करोगे -5 को तो ये 8 बन जाएगा, 5 में से माइनस करोगे -5 को तो ये 10 बन जाएगा, और -4 में से माइनस करोगे -2 को, -4 में से माइनस करोगे -2 को तो +2, तो -2 आ जाएगा। ये आ गया डायरेक्शनल रेशियो। अब डायरेक्शनल कोसाइन, डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ CA का डायरेक्शनल कोसाइन, ठीक है बेटा। अब हम डायरेक्शनल कोसाइन फाइंड कर रहे हैं CA का। तो फॉर्मूला क्या होता है, A अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड √A² + B² + C²। तो आप साइड में एक काम करो, साइड में सॉल्व कर लो, कहीं पे साइड में सॉल्व कर लो, यहाँ कर दो साइड में सॉल्व, यहाँ कर लेता हूँ सॉल्व, ठीक है। 8 का स्क्वायर ये अंडर रूट में आएगा 64, प्लस 10 का स्क्वायर आपका 100, और -2 का स्क्वायर 4, ठीक है बेटा। तो 168 हो जाएगा, 168 अंडर रूट के अंदर 168 के फैक्टर कर लो। चलिए फैक्टर तो करना ही पड़ेगा, 42 अंडर रूट 43 आना चाहिए। चलिए इसके 168 के फैक्टर करूंगा 2 से, तो 8 4, फिर 2 से करूंगा 4 2 4 और 2 242, सॉरी 242 बन गया बेटा। 2 का पेयर बन गया ना, 2 का पेयर बना, इसका पेयर नहीं बनेगा, तो 42 2 अंडर रूट 42, तो 2 अंडर रूट 42। नेक्स्ट क्या होगा, 10 अपॉन में 2 अंडर रूट 42। थर्ड क्या होगा, -2 अपॉन में 2 अंडर रूट 42। कैंसिल करो, ये 4, तो 4 अपॉन में अंडर रूट 42, ये 5, तो 5 अपॉन में अंडर रूट 42, और ये कैंसिल होके -1 अपॉन में अंडर रूट 42। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो डायरेक्शनल रेशियो और डायरेक्शनल कोसाइन। क्लियर हो गया बेटा। तो इस प्रकार से हम पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं बेटा, लेकिन अभी केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन हुए। अभी मैं आपको एग्जांपल भी कराने वाला हूं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं एग्जांपल भी साथ साथ लेके चलूंगा, तो पहले जल्दी से नोट करो, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल स्टार्ट कराने वाला हूं। चलो बेटा, फर्स्ट एग्जांपल देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पहला एग्जांपल कहता है बेटा, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x y एंड z एक्सिस। आपको ये एंगल दिया हुआ है कि एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, एक 60 डिग्री का एंगल बनता है, एक 30 डिग्री का एंगल बनता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ।
तो सीधी सी बात है, आपको डायरेक्शनल कोसाइन ही यहाँ पर पूछेगा। तो आपको पता है कि डायरेक्शनल कोसाइन का हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट की बात हो रही है बेटा, एग्जाम्पल फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, लेट एल एम एन आर डायरेक्शनल कोसाइन। हमने मान लिया कि एल एम एन जो है वो डायरेक्शनल कोसाइन है। एल का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस अल्फा, एम का फॉर्मूला होगा बेटा कॉस बीटा और एन का फॉर्मूला होगा बेटा कॉस गामा। तो अल्फा बीटा गामा देख लो, आपके पास 90 60 और 30 है बेटा। तो 90 60 और 30, तो cos 90 cos 60 एंड cos 30, ये आपको तीनों लिखने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो cos 90 की वैल्यू आपके पास 0 है, cos 60 की वैल्यू 1/2 है और cos 30 की वैल्यू √3/2 है। तो आपके सामने डायरेक्शनल कोसाइन आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा है, एक्सरसाइज कर रखा है, तो फिर ये क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो आपको दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो आपको दिया हुआ है 2 -1 और -2। ये डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन है 2 -1 और -2, ये डायरेक्शन रेशियो गिवन है। तो आपको क्या फाइंड करना है बेटा, डायरेक्शनल कोसाइन। तो आप जानते हो अच्छे से कि डायरेक्शनल कोसाइन और डायरेक्शनल रेशियो आपस में कंबाइन है, जुड़े हुए हैं। तो डायरेक्शनल रेशियो से डायरेक्शनल कोसाइन का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूँ। 2 -1 और -2 पहले लिख लेता हूँ बेटा, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 2 की बात हो रही है, आपको A गिवन है 2, B गिवन है बेटा -1 और C गिवन है बेटा -2, है ना। 2 -1 और -2, 2 -1 और -2। जी हाँ, डायरेक्शन रेशियो आपको दिया हुआ है और आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। लेट एल एम एन आर डायरेक्शनल कोसाइन। तो डायरेक्शनल कोसाइन एल का फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा, +-a/√a² + b² + c²। ए क्या है, ए आपके पास 2 है, अपॉन में √a² 4, b² -1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर अगेन 4। तो 2 अपॉन में 4 और 4 8 और 9 3 आ जाएगा बेटा, ठीक है। 2 अपॉन में 3 आ जाएगा। m निकालोगे +-b अपॉन में √a² + b² + c²। सो b का फॉर्मूला, b क्या है, b आपके पास -1 है, अपॉन में 3 आ जाएगा। और n की जगह लगाओगे +-c अपॉन में √a² + b² + c²। c क्या है बेटा, c आपके पास है -2, c की वैल्यू -2 है और अपॉन में 3। तो हेज द डायरेक्शनल कोसाइन। आपके पास डायरेक्शनल कोसाइन आ गया, l आ गया, m आ गया और n आ गया। और ऐसा क्वेश्चन शायद एक्सरसाइज में भी था, एक्सरसाइज में अभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। डायरेक्शनल कोसाइन अगर आपने फाइंड कर लिया हो तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं कहाँ पर है। एग्जाम्पल नंबर 3, चलिए एग्जाम्पल 3 निकाल चुका हूँ मैं, एग्जाम्पल 3 आपके सामने है। एग्जाम्पल 3 पढ़िए बेटा। एग्जाम्पल 3 आपसे कह रहा है फाइंड द डायरेक्शनल कोसाइन। आपको फिर से डायरेक्शनल कोसाइन ही फाइंड करना है ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। अच्छा, 2 पॉइंट आपको गिवन है, 2 पॉइंट आपको गिवन है, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। तो 2 पॉइंट से पहले डायरेक्शनल रेशियो फाइंड कर लेंगे। क्लियर हो गया। 2 पॉइंट आपको गिवन है बेटा, 2 पॉइंट से पहले हम डायरेक्शनल रेशियो फाइंड कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में अभी भी किया है, लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था। 2 पॉइंट से डायरेक्शनल रेशियो फाइंड कर लीजिए और डायरेक्शनल रेशियो को डायरेक्शनल कोसाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पहला पॉइंट है -2 4 -5, -2 4 -5 -2। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात हो रही है। ए पॉइंट आपको गिवन है -2 4 और -5 और बी पॉइंट आपको गिवन है, बी पॉइंट आपको गिवन है बेटा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो पहले डायरेक्शनल रेशियो आपके लिए फाइंड कर लेता हूँ। डायरेक्शनल रेशियो, डायरेक्शनल रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शनल रेशियो ऑफ ए बी। तो ए बी का डायरेक्शनल रेशियो फाइंड कर सकता हूँ। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करोगे, फॉर्मूला आप सबको आता होगा, लिख दो फॉर्मूला, लिखना चाहो तो लिख लो। x2 - x1 ये पहले का फॉर्मूला होता है, y2 - y1 ये दूसरे का फॉर्मूला होता है और z2 - z1 ये तीसरे का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं 1 में से -2 माइनस करूंगा तो 3 आ जाएगा, 2 में से माइनस करूंगा 4 को तो -2 आ जाएगा और 3 में से -5 करूंगा तो 8 आ जाएगा। तो ये आपका डायरेक्शनल रेशियो आ गया, ए बी सी की वैल्यू आ गई। नाउ ए बी सी आते ही आपके पास डायरेक्शनल कोसाइन एल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, +-a अपॉन में √a² + b² + c²। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो +-a क्या है बेटा, तो 3 अपॉन में √a², तो 9 b² 4 c² 64। तो +-3 या प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस माइनस लिखने की आपको नीड नहीं है, यहाँ भी मत लिखिए। 3 पॉजिटिव है
तो 3 अपॉन में इन सबको प्लस करके देखिए, ये आ जाएगा 64 और 4, ये 68 हो गया, 68 और 9 आ जाएगा 77, है ना। 68 और 78 में कम, तो 77 अंडर रूट 77, तो 3 अपॉन में अंडर रूट 77। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इनका आंसर भी यही आना चाहिए। जी हाँ, इनका आंसर भी यही आ रहा है, देखिए सही है, तो बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, कोई परेशानी नहीं है, आप करते जाइए। फिर m फाइंड करेंगे बेटा प्लस माइनस b अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो b क्या है बेटा, b ढूंढिए, b क्या है, b आपके पास -2 है, तो -2 अपॉन में अंडर रूट 77। फिर n निकाल लोगे, n का फॉर्मूला प्लस माइनस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो c क्या है बच्चों, c आपके पास 8 है, c की वैल्यू 8 है, तो 8 अपॉन में अंडर रूट 77। तो ये आपके सामने डायरेक्शनल कोसाइन आ गया, आपके पास L M N तीनों की वैल्यू आ चुकी है। तो 2 पॉइंट, अगर कभी 2 पॉइंट गिवन हो ना आपके लिए, तो क्या कीजिए, पहले 2 पॉइंट से डायरेक्शनल रेशियो फाइंड कीजिए, फिर डायरेक्शनल रेशियो को डायरेक्शनल कोसाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं बेटा, एग्जांपल 4 इसके नीचे ही है। फाइंड द डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। हाँ, एक्स वाई जेड एक्सिस का डायरेक्शनल कोसाइन आप कैसे फाइंड करोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड एक्सिस का डायरेक्शनल कोसाइन कैसे फाइंड करोगे, मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो वो एक्स एक्सिस कौन कौन सा एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस खुद के साथ तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, लेकिन वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। एक एक्सिस बाकी 2 एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। तो एक्स एक्सिस कौन कौन सा एंगल बनाएगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए। एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस, एग्जांपल नंबर 4 की बात कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 4 पे बात रहा हूं बेटा। एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक्स एक्सिस कौन कौन सा एंगल बनेगा, क्योंकि डायरेक्शनल कोसाइन के लिए एंगल चाहिए या फिर पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो है नहीं हमारे पास, लेकिन एंगल हमारे पास है जरूर। एक्स एक्सिस खुद के साथ तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। एक्स एक्सिस खुद के साथ, 3 एक्सिस होते हैं ना बेटा, आपके पास 3 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस खुद के साथ तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, लेकिन बाकी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो एक्स एक्सिस कौन कौन सा एंगल बनाएगा, खुद के साथ तो 0 डिग्री, लेकिन बाकियों वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाएगा। तो इसका डायरेक्शनल कोसाइन आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो डायरेक्शनल कोसाइन फॉर एक्स एक्सिस। अब हम डायरेक्शनल कोसाइन फाइंड कर रहे हैं बेटा एक्स एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शनल कोसाइन क्या होगा, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा, है ना, और एम का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस बीटा, और एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस गामा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। एल इक्वल टू अल्फा क्या है, तो 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। एम बीटा क्या है, बीटा आपके पास 90 है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है। और एन इक्वल टू गामा क्या है, गामा भी 90 है, कॉस 90 की वैल्यू भी 0 होता है। तो ये जो डायरेक्शनल कोसाइन है ये एक्स एक्सिस के लिए, पहले आपको एक्स एक्सिस का फाइंड करना पड़ेगा। तो डायरेक्शनल कोसाइन हमने अभी एक्स एक्सिस का फाइंड किया, ये पहला पार्ट एक तरह से हम ये कह सकते हैं। कोई भी एक्सिस खुद के साथ तो 0 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन बाकी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल मिल गया, तो डायरेक्शनल कोसाइन की मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि जब मेरे पास एंगल है तो डायरेक्शनल कोसाइन तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से। इसलिए कहता हूं वीडियो के स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट को ध्यान दो, कभी जीवन में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो खुद के साथ तो 0 डिग्री, बाकी दोनों पे परपेंडिकुलर, तो 90। तो एक आएगा कॉस 0, एक आएगा कॉस 90, और ये कॉस 90, कॉस 0 की वैल्यू 1 और बाकी 0 0, तो ये डायरेक्शनल कोसाइन 1 0 0 हो गया। ऐसे ही आप अदर का निकाल सकते हो, ये तो फर्स्ट मैंने निकाल दिया। अब आप निकालो एंगल मेड बाय वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस कौन कौन सा एंगल बनाएगा, तो एक्स के साथ तो 90 का एंगल बनाएगा, खुद के साथ 0 डिग्री का, और जेड एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री का। तो डायरेक्शनल कोसाइन फॉर वाई एक्सिस। अब मुझे वाई एक्सिस का डायरेक्शनल कोसाइन निकालना है, तो मैं क्या क्या लगाऊंगा, एक लगाएगा कॉस 90, एक आएगा आपका कॉस 0, और एक आएगा फिर से आपका कॉस 90। तो आपका आंसर क्या आएगा, cos 90 0, cos 0 1 एंड cos 90 0। तो ये आपका y एक्सिस के लिए हो गया। समझ में आ गया बेटा, एंगल मेड बाय y एक्सिस, ये 3 एंगल बनेंगे। तो डायरेक्शनल कोसाइन कौन सा होगा y एक्सिस का, cos 90, cos 0, cos 90, तो 0 1 0 इसका डायरेक्शनल कोसाइन होगा। अब z एक्सिस का देखिए, z एक्सिस का देखिए, तो एंगल मेड बाय z एक्सिस। अगर हम z एक्सिस की बात करें तो वो x के साथ तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि बाकी दो पे परपेंडिकुलर होता है हर एक्सिस। y के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, लेकिन z के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा। तो डायरेक्शनल कोसाइन फॉर z एक्सिस,
डायरेक्शनल कोसाइन फॉर जेड एक्सिस क्या बनेगा, एक आएगा cos 90, एक आएगा cos 90 और लास्ट आएगा cos 0। तो वैल्यू पुट की लीजिए बेटा, cos 90, अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आपके 3 आंसर आएंगे, है ना, ये आपका 3 आंसर, ये पहला आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया और ये आपका थर्ड आंसर। ये 3 आंसर इस प्रकार से आपने फाइंड कर लिए। एक डायरेक्शनल कोसाइन x एक्सिस का निकलेगा, एक डायरेक्शनल कोसाइन y एक्सिस का निकलेगा, एक डायरेक्शनल कोसाइन x एक्सिस का निकलेगा। यही तो आपसे कहना था कि फाइंड द डायरेक्शनल कोसाइन फॉर x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तीनों एक्सिस का हमें अलग अलग डायरेक्शनल कोसाइन फाइंड करना था। तो x एक्सिस का डायरेक्शनल कोसाइन आपने देख लिया 1 0 0 था, y एक्सिस का डायरेक्शनल कोसाइन 0 1 0 था और z एक्सिस का डायरेक्शनल कोसाइन 0 0 1 था। तो सबका हमने डायरेक्शनल कोसाइन फाइंड कर लिया। नाउ एग्जांपल नंबर 5 की बात करते हैं। पढ़िए एग्जांपल नंबर 5 क्या है, शो दैट द पॉइंट, आपके पास 3 पॉइंट है A, B एंड C। ये तीनों पॉइंट आपको प्रूफ करना है बेटा कोलिनियर। और मैं पिछले 25 बार समझा चुका हूं कोलिनियर प्रूफ करने के कई मेथड है आपके पास। 2 मेथड तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं पहले, आगे आके मैं और भी आपको मेथड डिस्कस करने वाला हूं। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए एक तरीका है जो आपने मैग्नीट्यूड फाइंड किया था कि AB का मैग्नीट्यूड BC का मैग्नीट्यूड और इक्वल टू AC का मैग्नीट्यूड, जो मैं हर बार आपको सिखाता हूं। एक मैंने आपको डायरेक्शन रेशियो का भी कॉन्सेप्ट बताया था कि आप AB का डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लीजिए और BC का डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लीजिए, प्रोपोर्शनल आएगा। अगर ऐसा आता है तो आप उसे बोल सकते हो कि ये भाई कोलिनियर है। जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन समझाया था एक्सरसाइज में, 4th क्वेश्चन, उसमें भी इसके बारे में बात की थी मैंने। तो आपको मैग्नीट्यूड से करना है तो मैग्नीट्यूड से कर लो और डायरेक्शन रेशियो से करना है तो डायरेक्शन रेशियो से कर लो। अच्छा एक काम कर लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन जो 4 समझाया था वो मैग्नीट्यूड से समझाया था। अच्छा मैग्नीट्यूड वाला कई बार हम कर चुके हैं ऑलरेडी, पीछे चैप्टर में भी मैग्नीट्यूड वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें कोलिनियर प्रूफ किया था। इस पर मैं डायरेक्शन रेशियो से करा देता हूं, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता आपको। मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड में क्या करना है, AB का मैग्नीट्यूड, BC का मैग्नीट्यूड, AC का मैग्नीट्यूड आपको आता है, कितनी बार हम फाइंड कर चुके हैं। इसमें मैं डायरेक्शन रेशियो से आपको समझाता हूं, तो घबराना नहीं, चीज एक ही जैसा आएगा। तो पहले तीनों पॉइंट लिख लेता हूं, A B C। A क्या है 2 3 -4, 2 3 -4। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात हो रही है। A जो है 2 3 और -4 है। B देखिए आपके पास क्या है, B 1 -2 और 3, 1 -2 और 3। और C क्या है बेटा, C आपके पास है बेटा 3 8 और -11, 3 8 और -11। नाउ डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं पहले AB का। डायरेक्शनल रेशियो ऑफ AB, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगा, 1 में से माइनस करो 2 को तो -1 आ गया, -2 में से माइनस करो 3 को तो -5 आ जाएगा, और 3 में से माइनस करो -4 को तो 7 आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, 3 में से माइनस करोगे -4 को तो 7 हो जाएगा। अब दूसरा फाइंड करते हैं बेटा, डायरेक्शनल रेशियो ऑफ BC। अब BC का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करो, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करो, 3 में से 1 माइनस करो तो 2 आ जाएगा, सेकंड में से सेकंड माइनस करो तो आपका 10 आ जाएगा, और थर्ड में से थर्ड माइनस करो तो आपका थर्ड में से थर्ड माइनस करो, ये एक बार चेक करो, ठीक है बेटा ये सही था। थर्ड में से थर्ड माइनस किया था, 3 में से -4 तो 7, थर्ड में से थर्ड माइनस करो बेटा, -11 में से -3 -14। तो आप देखो प्रोपोर्शनल है, ध्यान से देखो, इसका डबल है, देखो इसका भी डबल है, इसका भी डबल है, क्लियरली आपको पता लग रहा है, साइन बस अलग है। तो यही प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB और डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC जो एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, तो ये कोलिनियर की पहचान होती है। तो बस आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्शनल रेशियो ऑफ AB इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB का जो डायरेक्शन रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC का, hence ABC आर कोलिनियर, इसलिए ABC जो है वो कोलिनियर होगा। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, रियलिटी ये होती है कि AB का जो डायरेक्शन रेशियो है वो BC के डायरेक्शन रेशियो को प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होगा। रियलिटी ये होता है कि ये दोनों पैरेलल होगा, AB और BC दोनों पैरेलल होगा। लेकिन ये क्या पॉसिबल है, AB यहाँ पर है और BC यहाँ पर है, तो सीधी सी बात है ना, BC जो होगा इसके बाद ही तो स्टार्ट होगा। तो क्योंकि B जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए एक ही लाइन पर होगा, इसलिए हम इसे कोलिनियर बोल देते हैं। आपके बुक में लिखा हुआ भी है। तो इस तरह से हमने एग्जांपल भी करे। आप चाहो तो मैग्नीट्यूड से फाइंड कर लेना। मैग्नीट्यूड कैसे करोगे, AB का मैग्नीट्यूड, BC का मैग्नीट्यूड और AC का मैग्नीट्यूड, किसी दो मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा तो भी वो कोलिनियर ही कहलाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है विद एग्जांपल। तो पहला एक्सरसाइज और उसके सारे एग्जांपल हमने कवर कर लिए।
आई होप आपको डायरेक्शनल रेशियो, डायरेक्शनल कोसाइन ये सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी इनका इस्तेमाल होगा। तो इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बच्चों, नमस्ते एंड बाय बाय।